नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जरा सोचिए, जिस देश के पास तेल का अथाह खजाना है, जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, आज उसी देश में हालात ये हैं कि $1 14 लाख रियाल यानी कि आपके पूरे महीने की कमाई जो है, शायद एक दिन में कागज बन जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई भविष्य की चेतावनी भी नहीं है, ये है आज का ईरान। इसी गुस्से में आज ईरान की सड़कों पर लोग हैं, दुकानें बंद हैं, नारे गूंज रहे हैं और सरकार पर सीधा सवाल है, हमारी जिंदगी बर्बाद किसने की। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आम भाषा में समझेंगे कि ईरान की करेंसी अचानक क्यों गिर गई, क्या सच में आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है, प्रदर्शन क्यों भड़क उठे हैं और सबसे खतरनाक सवाल, क्या ईरान हाइपर इन्फ्लेशन के जाल में फंस चुका है। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये चेतावनी पूरे दुनिया के लिए है। साथियों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ईरानी करेंसी संकट, ईरान करेंसी कोलैप्स, $1 इज इक्वल टू 14 लाख रियाल, हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा, टेंशन इन ईरान। इसी के ऊपर हमारी चर्चा होगी, लेकिन कुछ प्रमुख समाचार पत्रों को हम आधार बना लेते हैं, जिसके बाद इस चर्चा को करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना भी और भी ज्यादा आसान। तो आपके स्क्रीन पर ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, चाहे हम राइटर्स की बात करें, द गार्जियन की बात करें, चाहे एपी की बात करें, और सभी ने प्रमुखता से इस समाचार को छापा है। एपी लिखता है, एटलीस्ट 7 रिपोर्टर्स रिपोर्टेड किल्ड ड्यूरिंग वाइडनिंग प्रोटेस्ट इन ईरान स्पार्क्ड बाय एलिंग इकोनॉमी। सेकेंड इसी की कटिंग है, एक आपका आज की तारीख 2 जनवरी का है और दूसरा 29 दिसंबर को इसने कवर किया न्यूज। ईरान अपॉइंट्स न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर आफ्टर मास प्रोटेस्ट एज करेंसी हिट्स रिकॉर्ड लो। द गार्जियन लिखता है, 2 people confirmed dead as Iran protest turn into battlefield। राइटर्स लिखता है, several reported killed in Iran protest over economic hardship। इसी के ऊपर हमारी चर्चा। और आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें ईरान के वर्तमान दशा को जो है वो बयां कर रही हैं, ईरान के वर्तमान हालात को बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से ईरान के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। साथियों, लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा सा ईरान का इतिहास को भी समझना होगा, जिससे कि ईरान के इतिहास से ईरान के वर्तमान को जोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथियों, ईरान कोई गरीब देश नहीं है। ईरान के पास बहुत सारा तेल, बहुत सारी गैस और आमतौर पर एक ऐसा देश जिसे अमीर होना चाहिए, लेकिन ईरान गरीब हो गया है। प्रश्न यही है कि जब इतना तेल है, इतना गैस है, तो ईरान गरीब क्यों हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा कहानी के रूप में हम इस पूरी बात को समझते हैं, और कहानी के रूप में इस बात को समझते हैं तो इतिहास के पन्ने को खंगालते हैं, और इतिहास के पन्ने को खंगालते हुए हम पहुंच चलते हैं 1979। 1979 वो एक समय था जब ईरान में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। पुरानी सरकार यानी कि शाह की सरकार गिर गई और नई धार्मिक सरकार जो है वो आ गई, और इसके बाद सरकार धर्म के हिसाब से चलने लगी। दुनिया के कई देश ईरान से जो है वो नाराज हो गए। अमेरिका भी जो है वो ईरान का दुश्मन बन गया 1979 के बाद। जब क्रांति हुई, जब शाह की सरकार गिर गई, तो अमेरिका से ईरान की जो है वो तनातनी हो गई। दोनों देशों के रिश्ते जो है टूट गए और अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से कोई भी कारोबार नहीं करेंगे, और यहीं से ईरान के ऊपर सैंक्शन यानी कि पाबंदियां लगनी जो है वो शुरू हो गई। और इसी पाबंदी का असर है कि अब ईरान तेल ठीक तरीके से जो है वो बेच नहीं पा रहा है। बाहर से पैसा यानी कि डॉलर, जो कि इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के रूप में जो आता है, वो जो है कम हो गया है। विदेशी कंपनियां ईरान छोड़कर चली गई हैं, यानी कि सरकार के पास पैसा कम हो गया है। अब ईरान में बहुत सारी चीजें जो हैं, जो बाहर से आती थी, वो महंगी हो गई हैं, चाहे दवाइयों की बात करें, मशीनों की बात करें, खाने की बात करें, और यहीं से जो है वो डॉलर महंगा होने की शुरुआत हो गई। अच्छा, डॉलर महंगा हुआ यानी कि चीजें जो है महंगी होने लगी, और चीजें महंगी होने लगी तो आम आदमी का जनजीवन जो है वो तहस नहस हो गया। आपके स्क्रीन पर हम एक बार ईरान को मैप के माध्यम से देखें। आपके स्क्रीन पर ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के पूर्व में आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, ऊपर में चलें तो आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, और ये कैस्पियन सी दिख रहा है।
ईरान के पश्चिम में हम आ रहे हैं तो आपको इराक दिख रहा है, ये कुवैत का क्षेत्र दिख रहा है ना, ये ईरान आप देखिए, ये आपको टर्की का क्षेत्र जो है देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा और भी इस मैप को आसान कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कैस्पियन सी उत्तर में है, तो दक्षिण में आपको पर्सियन गल्फ दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अरब सागर है, ये आपका भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक, इन सबके साथ जो है ईरान अपनी बॉर्डर साझा कर रहा है। तो साथियों, हमने कहा कि जब सरकार के पास बहुत कम पैसा हुआ तो उसने सोचा कि चलो भैया नोट छाप लेते हैं, यानी कि अपने बाजार में जो है लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं, तरलता बढ़ा देते हैं। तो बाजार में पैसा तो बढ़ गया, लेकिन डिमांड तो हुई, सप्लाई यानी कि सामान जो है वो नहीं बढ़ा और महंगाई और भी ज्यादा तेज हो गई। अब लोगों ने देखा कि भैया आज जो हम कमा रहे हैं, कल उसकी या कुछ घंटे के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की कीमतें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो लोग अपने करेंसी को छोड़कर ईरान में लोग डॉलर और सोना खरीदने लगे और इससे ईरान की करेंसी के वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा कम हो गई और यहीं से शुरुआत हुआ ईरान में करेंसी कोलैप्स। करेंसी कोलैप्स का मतलब है कि बेकार, आपको जो आपके पास जो पैसा है वो बेकार लगने लगे, कीमत रोज बदलने लगे और लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें साथियों, तो इस वक्त ईरान की जो मुद्रा है, वह मुद्रा इतिहास में सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच चुकी है। आज लगभग $1 अगर ईरान के किसी व्यक्ति को खरीदना है और उसके पास ईरानियन रियाल है, तो उसको 14 लाख ईरानियन रियाल जो है वो देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान की बहुत सारी चीजें जो बाहर से मंगाई जाती थी, चाहे वो दवा की बात करें, मशीनों की बात करें, खाने पीने के सामान की बात करें, तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, यानी कि कई गुना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हर चीज यानी कि खाना महंगा, दवाई महंगा, इलाज महंगा, लेकिन लोगों की जो आमदनी है वो तो उतनी ही है। और इसी कारण जो है ईरान के लोगों के जो है वो जेब खाली होने लगे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोग अब चुप बैठने को तैयार नहीं हैं। लोग अब ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान के सड़कों पर जो है उतरने लगे हैं, सरकार के विरोध में जो है, वहां के प्रशासन के विरोध में आ चुके हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। और ये सब लोग सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हम रोज की जो जिंदगी है उसको कैसे चलाएं। साथियों, ईरान की अगर हम बात करें तो यहां खाने पीने की चीजें जो है वो 72% तक जो है महंगी हो चुकी है ना। इलाज जो है वो 50% महंगा हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल महंगाई जो है वो 42% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। यानी कि जो चीजें पहले 100 में मिलती थी, वही चीजें आज 170 180 की जो है वो मिल रही है। लेकिन लोगों की कमाई जो है वो नहीं बढ़ रही है, सैलरी वही है, नौकरियां कम हो रही हैं, खर्च जो है वो रोज बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सब को लेकर एक आम परिवार वो ये सोच रहा है कि जब उसके जेब खाली हैं तो घर कैसे चलाए। तनाव बढ़ चुका है और भविष्य का डर जो है वो उसके ऊपर हावी हो रहा है। लोगों का धैर्य टूट गया है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। साथियों, जब पेट की चिंता होती है तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आज ईरान में आपको विरोध प्रदर्शन दिख रहा है और यह विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक प्रभाव में नहीं है, यह जिंदगी लड़ने की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान में जो लोग आपको अचानक सड़कों पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, ये कोई आम कारण नहीं है दो साथियों। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है ईरान का जो मुद्रा है उसका वैल्यू कम होना। यानी कि आज ईरान वही है, मेहनत वही है, सैलरी वही है, लेकिन पहले आम आदमी जो है वो कमाता था। आज आम आदमी को लग रहा है कि उसके पैसे की कीमत खत्म हो चुकी है, हम काम तो पूरा कर रहे हैं, महीने के आखिर में हमारे पास कुछ बचता नहीं है, हमारी स्थिति खराब हो चुकी है। दूसरा कारण, ईरान में जो है वह टैक्स बढ़ाने के बारे में बात हो रही थी। यानी कि 21 मार्च से 2026 से ईरान सरकार के तरफ से एक दबाव आ रहा था कि हम टैक्स को जो है बढ़ाएंगे। अब वहां के लोग ये सोच रहे हैं कि भैया आग लगी है और आग में पानी की जगह पे तुम तेल डाल रहे हो। इस समय पेट भरना मुश्किल है और तुम टैक्स बढ़ा रहे हो। पेट हम भर नहीं पा रहे हैं, टैक्स कैसे तुमको देंगे। और यहीं से गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। तीसरा जो कारण था वो था सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा। साथियों, ईरान में जब बड़ी आर्थिक तबाही आई तो ईरान के सेंट्रल बैंक के जो प्रमुख हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ईरान के जब सेंट्रल बैंक के प्रमुख को जब इस्तीफा देना पड़ा तो लोगों के अंदर का गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि सरकार को हालात काबू करना जो है मुश्किल हो गया। क्यों? करेंसी गिर गई, महंगाई बेकाबू हो गई और जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी कहा कि भैया हमसे नहीं संभलेगा, हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं।
फिर प्रश्न ये उठेगा कि ये ईरान में अचानक ऐसा क्यों हुआ? ईरान की इकोनॉमी क्यों टूट गई? ईरान की अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई? ये समझना हमारे लिए जरूरी है। साथियों, अब तक हमने जो भी आपके साथ चर्चा की, ये ईरान की स्थिति की खराब स्थिति के बारे में बात की, लेकिन आज असली वजह के ऊपर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ईरान यहां कैसे पहुंचा। साथियों, सबसे बड़ा कारण जो ईरान को यहां पहुंचने में है, वो है अमेरिका के द्वारा लगाया हुआ प्रतिबंध। आपको याद होगा कि अभी हमने कहा कि शाह की सरकार 1979 में गई तो ईरान और अमेरिका के संबंध जो कभी मधुर हुआ करते थे, वह अब 36 के आंकड़े हो गए। अमेरिका ईरान को पसंद नहीं कर रहा और एक के बाद एक झटके दे रहा है। अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के अलावा जो पश्चिमी देश हैं, वो भी ईरान के ऊपर जो है वो क्या लगा के रखे हुए हैं, सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ये, लेकिन उसके पहले की तस्वीर है 1979 के क्रांति की तस्वीर है, और इस क्रांति के बाद की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। ईरान पर जो प्रतिबंध लगाने वाले देश हैं, हमने अमेरिका तो बताया, लेकिन अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, इन देशों ने भी जो है वो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। और ये प्रतिबंध लगाने का प्रभाव ही है ये अमेरिका और पश्चिमी देशों का कि ईरान के तेल निर्यात पर रोक लगा दी गई है, बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, डॉलर यूरो की आवाजाही रोक दी गई है। यानी कि तेल नहीं बिकेगा, डॉलर नहीं आएगा, सरकार के पास पैसा नहीं होगा, तो रियाल का वैल्यू जो है वो गिरेगा। दूसरा जो कारण है वो है आयात तो ईरान ज्यादा कर रहा है, लेकिन निर्यात कम हो रहा है। साथियों, 2024 के आंकड़े ये बताते हैं कि ईरान ने जो है वो लगभग अपनी कमाई का 22 अरब डॉलर जो है वो कमाया है, और 34 अरब डॉलर जो है उसने खर्च किया है। यानी कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा जो है खर्च कर रहे हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है व्यापार घाटा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट, जो कि जब कोई देश लगातार घाटे में चलता है तो उसकी करेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। साथियों, ईरान जरूरत से ज्यादा तेल के ऊपर निर्भर है। यानी कि ईरान की इकोनॉमी की जो पूरा ऋण है वो तेल है, और ईरान का लगभग 90% तेल जो है वो सिर्फ चीन को जाता है। अब यहीं से आप समझिए कि केवल एक चाइना ही ग्राहक है जो कि ईरान से तेल खरीद रहा है। एक ही ग्राहक और एक ही कमाई का साधन। यानी कि अगर कभी ने चीन ने दबाव बनाया कि भैया हम तुमसे कम खरीदेंगे, तो ईरान की मजबूरी हो जाएगी कि कम दाम में वो चीन को बेचे, और यहीं से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो ईरान के हिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक टोकरी में सारे अंडे रखना हमेशा खतरनाक होता है। अब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा, और ईरान के ऊपर प्रतिबंध का असर हुआ कि ईरान जो है वो अंतरराष्ट्रीय खेमे से जो है वो अलगाव हो गया। ईरान की परेशानी आज की नहीं है साथियों। जैसा कि हमने कहा कि 1979 के इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, और इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का पश्चिमी देशों से टकराव बढ़ा, अमेरिका यूरोप से रिश्ते टूटे, लगातार प्रतिबंधों का दौर हुआ, और धीरे धीरे ईरान जो है दुनिया से कटने लगा। ईरान में कोई विदेशी निवेश नहीं हो रहा है, कोई नई फैक्ट्रियां लग नहीं रही है, नई नौकरियां बन नहीं रही। ईरान के साथ यही हो रहा है। और आज ईरान की स्थिति है कि ईरान को डॉलर मिलना मुश्किल हो गया, बिजनेस बंद हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, युवाओं में गुस्सा है, आम आदमी में डर है भविष्य को लेकर। साथियों, जब कोई देश दुनिया से कट जाता है तो सिर्फ उसके विदेशी नीति नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो भी टूट जाती है, और ईरान आज उसी दौर से गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है वो ये है कि क्या ईरान जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया? आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? साथियों, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, बल्कि बढ़ती ही नहीं है, हालात बेकाबू हो जाते हैं। यानी कि आज की कीमत कुछ और होगी, सुबह की कीमत कुछ और होगी, शाम की कीमत कुछ और होगी, दूसरे दिन की कीमत कुछ और होगी। और ईरान इसी खतरे के संकेत से चल रहा है। ईरान में करेंसी तेजी से गिर रही है, रोज चीजों के दाम बदल रहे हैं, लोगों के पास पैसा जो है उसके ऊपर से भरोसा उठ रहा है, लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और यही सोच जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की पहली सीढ़ी है कि सरकार नोट छाप रही है, डॉलर की कमी बनी हुई है, लोगों का भरोसा वापस नहीं आ रहा। और वो दिन दूर नहीं कि ईरान भी जो है वेनेजुला के रास्ते में जा सकता है। ईरान के ऊपर भी जो है, ईरान की स्थिति भी वेनेजुला वाली हो जाएगी। यानी कि सैलरी बेकार हो जाएगी, लोग सामान के बदले सामान यानी कि बार्टर सिस्टम का प्रयोग करने लगेंगे, पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ईरान का भविष्य क्या है, ईरान किस दिशा में जाएगा? साथियों, यहां जवाब जो है वो तीन संभावनाओं में छुपा हुआ है। अगर हम ईरान के सबसे खराब यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें, तो हो सकता है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि लगभग 7 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, यानी कि स्थिति जो है वो हिंसक हो जाएगी। सरकार को और ज्यादा सख्ती अगर दिखाई गई तो इकोनॉमी पूरी तरह से अराजक हो जाएगी, आम आदमी पिसेगा, देश अस्थिर हो जाएगा। अगर मीडियम केस सिनेरियो देखें तो चीन पर ज्यादा ईरान जो निर्भर है,
वो किसी तरह तेल बेचकर अपनी सिस्टम को सुधारेगा, लेकिन जनता की तकलीफ खत्म नहीं होगी, महंगाई बनी रहेगी, हालात खराब रहेंगे, बस कंट्रोल में रहेंगे। और अच्छे सिनेरियो की बात करें तो सबसे अच्छा लेकिन मुश्किल रास्ता है कि न्यूक्लियर डील की वापसी करे, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटे, डॉलर आए, रियाल को राहत मिले। यानी कि इस समय ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर डील करे वो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया उस प्रतिबंध को हटाया जाए, राजनीतिक समझौता करे, दुनिया में से समझदारी भरे रिश्ते जरूरी हैं, और यही सबसे आसान रिश्ते जो है वो ईरान के लिए दिख रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको यह भी नहीं भूलना है कि ईरान और भारत के संबंध को भी हमें समझना है, क्योंकि ईरान ने जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर किया है, और ईरान भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर किया है। तो यहां चाबहार पोर्ट आपको दिख रहा है। साथियों, ईरान की हालत, पैसे की गिरावट, महंगाई, प्रदर्शन, प्रतिबंध, ये सीधे भारत के फायदे और प्रोजेक्ट्स को जो है वो प्रभावित करेंगे। चाबहार पोर्ट, जिसके माध्यम से ईरान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ना था, अगर ईरान की स्थिति खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, इससे इसके निर्माण में जो है वो दिक्कत आएगी। भारत भी ईरान से तेल और गैस खरीदता था। रियाल गिरने और अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से पेमेंट करना जो है मुश्किल हो गया, और इसका असर यह हुआ कि तेल और गैस प्रोजेक्ट के निवेश की सप्लाई रुक गई। क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीति के ऊपर असर पड़ा है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य पूर्व में जो भारत के रणनीतिक जो फायदे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ईरान के कमजोर हालत के कारण भारत को सावधानी और समझदारी से जो है यहाँ कूटनीतिक रास्ता निकालना होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत और ईरान के व्यापार और निवेश के ऊपर दबाव बढ़ गया है, इसलिए भारत को नई तरीके से पेमेंट करना होगा और सोच समझकर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। सबसे आसान भाषा में अगर हम कहें तो भारत और ईरान के रिश्ते अभी भी मजबूत तो हैं, लेकिन अगर ईरान की हालत और बिगड़े तो व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर दबाव पड़ेगा, और भारत को धैर्य और लंबी रणनीति के साथ जो है वो काम करना होगा। साथियों, ये आपका बंदर अब्बास है, ये चाबहार है, ये ग्वादर है, और ये आपका कांडला है गुजरात का। भारत जो है इसी के माध्यम से जुड़कर और मध्य एशिया के देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता था, लेकिन स्थिति भारत के हिसाब से जो है वो सही नहीं है। और ईरान का संकट, अगर हम निष्कर्ष की भावना में कहें तो हम यही कह सकते हैं कि ईरान का संकट सिर्फ करेंसी का संकट नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां राजनीति, प्रतिबंध और कुप्रबंधन मिलकर जो है वह आम आदमी की जिंदगी जो है तबाह कर देती है। और अगर हालात नहीं बदलते तो यह संकट पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो बर्बाद कर देगी। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो साथियों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।